नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारी खास चर्चा की और आज हम अपने चर्चा में जिक्र करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा में पानी को लेकर नई रणनीति बन रही है, इस पर खेत बचाने की बात या फिर राजनीति की कोई नई मिसाल। तो हरियाणा में खेती, पानी और राजनीति तीनों एक ही मंच पर दिखाई दी। रेवाड़ी में खेती बचाओ अभियान के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये साफ कहा, खेत तभी बचेंगे जब पानी बचेगा, पानी तभी बचेगा जब खेती बदलेगी और खेती तभी बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथ चलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि को भविष्य का रास्ता बताया, लेकिन जिस कार्यक्रम का संदेश खेती बचाने का था, उसकी चर्चा खेती से ज्यादा राजनीति को लेकर होने लगी। बता दें कि रेवाड़ी के इस बड़े सरकारी कार्यक्रम में दक्षिण हरियाणा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह नजर नहीं आए। सिर्फ वही नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा के बीजेपी के तीनों विधायक और उनके करीबी कई नेता भी कार्यक्रम से दूर रहे। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के बीच यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, आखिर इतनी बड़ी गैरहाजिरी क्यों? तो क्या ये सिर्फ व्यस्तता थी या फिर बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या खेती बचाने के मंच पर भी राजनीतिक संदेश दिया गया या फिर एक महज एक संयोग था? उधर पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है, भूजल नीचे जा रहा, किसान बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और सरकार खेती का मॉडल बदलने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या खेती बचाने की इस मुहिम को राजनीतिक खींचतान कमजोर कर देगी? क्योंकि जब नेतृत्व एक मंच पर नजर ना आए तो संदेश क्या जाएगा? आज की बहस सिर्फ पानी और खेती की नहीं बल्कि राजनीति, नेतृत्व और किसानों के भरोसे की भी है। क्या खेती बचाओ के मंच से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति सामने आ गई है? तो इसी पर चर्चा करेंगे, जहां अब जिस तरह से देखें कि पानी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, किसानों से कई कदम उठाने की बात कही जा रही, तमाम चर्चा हुई। इसी पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे चर्चा में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अब खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान भाइयों को फिजिकल सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ डिजिटल होगा। एल नीनो के कारण पानी की कमी से निपटने के लिए नई रणनीतियों पर काम चल रहा है। ऐसे बीजों का इंतजाम किया जा रहा है जो कम पानी में भी जल्दी तैयार हो सकेंगे और बम्पर पैदावार दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन में तड़प है कि ये धरती बचे, खेत बचे और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जियां पैदा करती रहे। इसके लिए जरूरी ये है कि हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का दौर है। यूरोप में तो गर्मी से लोग मर रहे हैं। एल नीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर पर्यावरण और किसान हितैषी योजनाओं पर जोर दिया और रेवाड़ी को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अभियान का मकसद सिर्फ जमीन बचाना नहीं बल्कि पानी बचाना, मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण की रक्षा करना है। सरकार द्वारा 864 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले ही 10,13,000 से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के
उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर पर्यावरण और किसान हितैषी योजनाओं पर जोर दिया और रेवाड़ी को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अभियान का मकसद सिर्फ जमीन बचाना नहीं बल्कि पानी बचाना, मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण की रक्षा करना है। सरकार द्वारा 864 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले ही 10,13,000 से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आऊंगी और ये जो सवाल है काफ़ी मुख्य और इस चर्चा के बाद जो चर्चा की गई है उसके बाद ये सवाल उठना भी लाजमी, क्योंकि क्या खेती बचाओ के मंच से जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है वो सामने आ गई, क्योंकि राव इंद्रजीत और उनके करीबी नेताओं की गैरहाजिरी क्या सिर्फ संयोग है या कोई राजनीतिक संदेश? क्या इतने बड़े सरकारी कार्यक्रम में दक्षिण हरियाणा के बड़े नेताओं का नहीं पहुंचना संगठन के भीतर असहजता का संकेत है? देखिए जया, सबसे पहले तो खेती बहुत जरूरी है। जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ी है, खाद्यान्न नहीं होंगे तो जीवन कैसे चलेगा? बिल्कुल। आप देखिए, कुछ भी खा लीजिए, जब तक अन्न पेट में नहीं जाता आपकी भूख शांत नहीं होती। आबादी बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं और खेती एक बड़ी चुनौती के सामने। अब जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे है, वो खेती करना नहीं चाहती। जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो उनके माँ बाप है, वो महिलाएं खेतों में काम करती है, उनके पेरेंट्स करते हैं, वो चल रहा है। लेकिन आगे मेरे को लगता है जो युवा पीढ़ी है वो खेती से विमुख हो रही है। एक बात, दूसरा, पानी खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी की बात कल हुई समझौते हुए, ये उसी से मुतल्लिक एक प्रोग्राम था, खेती बचाओ। खेती तभी बचेगी जब पानी होगा, जब पानी नहीं होगा तो खेती कहां से होगी? तो ये तो रही कार्यक्रम की बात। लेकिन आज जो मंच सजा था रेवाड़ी के बावल में, लेकिन जिस तरीके से रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा में आता है, बावल भी एक अच्छा खासा एक कस्बा जाना जाता है जहां इंडस्ट्री है, लेकिन ये मंच मेरे को लगता है खेती की चिंता, पानी की चिंता जरूरी है सबके, आपके लिए, मेरे लिए भी, सरकार के लिए भी, हर हरियाणा वासी के लिए। लेकिन जो आज एक राजनीतिक संदेश मिला इस मंच से, राव इंद्रजीत जो सबसे बड़े कद्दावर नेता है, केंद्र में मंत्री है, उनकी बेटी आरती राव स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा में, हालांकि पहली दफा विधायक बनी है और मंत्री बनी है क्योंकि उसके पीछे राव इंद्रजीत की ताकत थी। लेकिन उनके अलावा 3 और विधायक जो बीजेपी के हैं, जो राव इंद्रजीत के को अपना नेता मानते हैं, वो लोग नहीं आए। 5 बड़े नेता इस कार्यक्रम से नदारद थे और अगर वो नहीं आए तो उनके जो स्थानीय, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के और नेता, वो भी नहीं आए। तो एक राजनीतिक तस्वीर देखे तो ये मंच कमजोर नजर आ रहा था। शिवराज सिंह चौहान केंद्र के मंत्री हैं, खेतीबाड़ी मंत्री हैं, लेकिन हरियाणा के श्याम सिंह राणा खेतीबाड़ी वो आए थे क्योंकि उनके सीनियर हैं, वो केंद्र के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री को जाना इसलिए था कि केंद्र के एक बड़े मंत्री आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कई दफा के मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और कद बड़ा है उनका, और खेती पर बात करना, पानी पर बहुत जरूरी है। 24 घंटे पहले कल जो समझौता हुआ है, अब ये बड़े नेता क्यों नहीं आए? 5 बड़े नेता, राव इंद्रजीत, उनकी बेटी मंत्री है, दोनों मंत्री, एक स्टेट में एक सेंटर में, 3 विधायक नहीं आए रेवाड़ी और आसपास के। अब राजनीतिक मैसेज ये है कि क्या बीजेपी में कुछ अंदर खाते कुछ समस्या हो गई है? इसका अनुमान या इसकी आशंका ये भी हो सकती है, कल जो समझौता हुआ है, राजस्थान को हरियाणा पानी देगा यमुना से, ये हमने भी चर्चा की थी और जगह भी चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से इनेलो के नेता, बड़े नेता चौधरी संपत सिंह कह रहे थे, गृह मंत्री रहे इनेलो के टाइम में और वित्त मंत्री रहे, उनका ये कहना है ये पानी तो राजस्थान की जगह दक्षिण हरियाणा को मिलना चाहिए, जो 3-4 दशक से
पानी की उसकी जरूरतें आज तक पूरी नहीं हुई, हालांकि हरियाणा विकसित हो गया, बड़े बड़े दावे होते हैं। तो मेरे को लगता है पानी एक समस्या हो सकती है, जिस वजह से शायद नाराजगी हो इन बड़े नेताओं में दक्षिण हरियाणा के, कि हमारा तो ख्याल नहीं रखा, आपको राजस्थान की चिंता है। दूसरी बात यह है, आज कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव की चर्चाएं हैं कि कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है? राव इंद्रजीत क्यों नहीं आए? राव इंद्रजीत नहीं आए तो उनकी बेटी भी नहीं आई, और दोनों नहीं आए तो बाकी उनके जो 3 समर्थक विधायक है वो भी नहीं आए। एक राजनीतिक मैसेज गया कि आप बीजेपी में दक्षिण हरियाणा को लेकर कुछ समस्या खड़ी हो गई है, अंदरूनी कोई संकट खड़ा हो गया है, कारण कई हैं, लेकिन आज चर्चा इसी बात की। और मेरे को लगता है ये खबर आज की और कल मीडिया में भी, न्यूज प्रिंट में भी कल ये बड़ी सुर्खियां बनने वाली है। आखिर बीजेपी में अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल, ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और खड़े होना भी लाजमी है। बहरहाल महेश, आपके पास आऊंगी क्योंकि खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है और एक पानी है वो चुनौती बनता जा रहा है। तो क्या एमएसपी की मौजूदा जो व्यवस्था है वो किसानों को पानी ज्यादा खर्च करने वाली फसलों की ओर धकेल रही है? और फसल विविधीकरण की बात वर्षों से हो रही है, लेकिन जमीन पर जो बदलाव है वो क्यों नहीं दिख रहा? इसके साथ ही क्या किसान जोखिम उठाए बिना नई फसलें अपनाने को तैयार होंगे? महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए वापस महेश से एक बार जानकारी बाद में लेंगे क्योंकि उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। सोनी जी, वीरेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगी। और यहाँ पर अगर जिक्र करें, क्या हरियाणा में इस समय सबसे बड़ा संकट पानी का है या राजनीति का? क्या खेती बचाने की मुहिम राजनीति से ऊपर उठ पाएगी? देखिए, इस समय सबसे बड़ी स्थिति जो बनी हुई है वो पानी तो अनिवार्यता है ही है, पानी पर की अनिवार्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं। लेकिन जब खेती बचाने की बात है, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो फसलों के विविधीकरण पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो धान उत्पादक के इलाके हैं वहां धान के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो पानी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो पानी को बचाने के लिए उन्होंने अभियान की शुरुआत की थी, भाई धान उतना ही लगाया जाए जितनी आवश्यकता है जी। तो इसलिए जो करनाल क्षेत्र की बेल्ट है वहां पर उन्होंने पानी के उपयोग पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की थी कि पानी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है और हमारा भूजल स्तर काफी नीचे जा रहा है। तो इस चिंता को देखते हुए उन्होंने फसलों के विविधीकरण पर बल दिया था। अब जैविक खेती की ओर भी हरियाणा बढ़ रहा है, तो कई नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उन्नत किस्म के बीज जो हैं वो विकसित किए गए हैं और पानी की खपत को रोकने के लिए सरकार की अपनी चिंता उचित है। और इस तरह का रेवाड़ी में कार्यक्रम हुआ है, हालांकि इसका एक संयोग बन गया, हालांकि इसका कोई राजनीतिक संदेश देना नहीं था। तो राजनीतिक संदेश देने के और भी माध्यम हो सकते हैं। ये बात ठीक है कि पानी की जो राजस्थान को आपूर्ति होगी, जो समझौता हुआ है उसमें हरियाणा के हितों की जो अपेक्षा हुई है, हालांकि उससे ये दावा किया गया है कि हरियाणा को भी पानी मिलेगा, हरियाणा के फतेहाबाद और रेवाड़ी को भी पानी मिलेगा। तो अभी लेकिन जब तक सतलुज यमुना संपर्क नहर का पानी नहीं मिल जाता तो हरियाणा अपने हिस्से का पानी जो है, यमुना का पानी, ये ठीक है कि बरसात के दिनों में पानी काफी व्यर्थ बह जाता है, तो उस पानी का उपयोग करने के लिए राजस्थान को पानी जो है भूमिगत माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। लेकिन अभी इस पर विशेषज्ञ भी आशंका जता रहे हैं ये समझौता कितना व्यवहारिक रहेगा, क्योंकि इतना पुराना 32 वर्ष पुराना समझौता अब लागू किया गया है। अब धरातल पर जो आवश्यकताएं हरियाणा की कम नहीं है जी। तो हरियाणा में अब खेती की पैदावार बढ़े ये चिंता तो है और किसानों को उनकी लाभ का मूल्य मिले। अभी यहाँ सब्जी मंडियों में सब कुछ, जो अनाज मंडियों में उत्पादन लाने की व्यवस्था है, लेकिन फार्मर्स की मार्केट लगे, मतलब फार्मर्स खुद ही बेचे आकर मार्केट के अंदर। फार्मर्स मार्केट जैसे विदेशों में होती है, हरियाणा में फार्मर्स मार्केट विकसित की जाए, किसान अपना उत्पाद लाकर खुद ही बेचें और बिचौलिए समाप्त हों। तो इस तरह की अभी व्यवस्था, इस तरह की सोच अभी सरकार ने विकसित नहीं की है। हो सकता है आने वाले समय में हो, लेकिन इस समय समस्या खेती को और पानी को बचाने की है। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ कीटनाशक का उपयोग काफी होता है, खाद बहुत अधिक डाली जाती है। तो वैज्ञानिक तरीके से खेती हो
तो इस तरह से वैज्ञानिक भी समय समय पर किसानों को जागरूक करते रहते हैं, अभियान चलाते रहते हैं, सरकार के स्तर पर भी ऐसे प्रयास होते रहते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ अंधाधुंध जो है कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, जिससे भूमि की जो सेहत है, जो ताकत है, उर्वरा शक्ति है, वो कमजोर होती जा रही है। तो ये उर्वरा शक्ति कमजोर होने के कारण जो हमें फसल मिलनी चाहिए उस ढंग से वो फसल मिल नहीं पाती, और जो अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग होता है उससे फसल तो बचा ली जाती है, लेकिन उसका लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है कि कीटनाशकों का उपयोग कम से कम हो, भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, और इस तरह का वैज्ञानिक आधार पर जो नए नए परीक्षण हो रहे हैं, वैज्ञानिक नए बीज विकसित कर रहे हैं, उन्नत किस्म के बीज है, उससे हरियाणा की कृषि की व्यवस्था बदलेगी आने वाले समय में, ऐसी उम्मीद की जाती है। बिल्कुल अमरीश, आपके पास आऊंगी। और क्या एमएसपी की मौजूदा जो व्यवस्था है वो किसानों को पानी ज़्यादा खर्च करने वाली फसलों की ओर धकेल रही है, या फसल विविधीकरण की बात वर्षों से हो रही है लेकिन ज़मीन पर बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? इसके साथ ही क्या किसान जोखिम उठाए बिना फसलें अपनाने को तैयार होंगे? भारत सरकार की जो भी फसल पर खरीदने का दावा सामने रखती है, तो मुझे लगता है कि फसलों की बिक्री कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दूसरी फसलों में आमदनी कम है। गेहूं और धान का जो फसल करते हैं वो किसानों के लिए सबसे ज्यादा, अधिकतर हरियाणा में जहाँ पर कृषि का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर सबसे ज्यादा फायदे का सौदा माना जाता है। फायदे का सौदा ही है जो किसानों को इस फसल चक्र को तोड़ने नहीं देता। वरना सरकार से काफी रियायतें देती है, और धान की फसल छोड़कर दूसरी फसलें उगाने वाले, दलहन फसलें उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी करती है। उसके लिए बाकायदा प्रति एकड़ के हिसाब से जो अनुदान राशि है वो सरकार की तरफ से घोषित की गई है। परेशानी अनुदान को लेकर नहीं है, लेकिन जो आमदनी धान की फसल देती है वो आमदनी दूसरी फसल नहीं देती है। परेशानी अनुदान को लेकर नहीं है, लेकिन जो आमदनी धान की फसल देती है वो आमदनी दूसरी फसल नहीं देती है। और जो उत्पादन की जो गारंटी धान की फसल देती है वो कपास और दूसरी फसलों से के माहौल में नहीं हो पा रही है, क्योंकि उत्पादन काफी कम हो जाता है दूसरी फसलें अगर उगाई जाती हैं तो, जिसकी वजह से किसान की आमदनी पर सीधा असर उसका पड़ता है। क्योंकि खेती में लाया जा चुका है, डीजल की कीमत काफी ज्यादा हो चुकी है, लेबर काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है, और जमीन जो किसान खुद की जमीन पर खेती नहीं करते हैं, ठेके पर जमीन लेते हैं, वो भी 50 से 80 हजार, और कुछ इलाकों में तो टोहाना के रतिया के इलाके में तो 90,000 रुपए प्रति एकड़ तक जो फसल की बुआई के लिए जो जमीन चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं कि उसमें जो है किसान को, जमीन के मालिक को देना पड़ता है। तो लागत खर्च इतना ज्यादा खेती पर हो चुका है कि उसे ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सियासत जो है मुझे आमतौर से इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिली है। दो ही का फैक्टर हो सकते हैं, या तो एक बार फिर से राव इंद्रजीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी से नाराज हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक नाराजगी की सीरीज पूरी देखने को मिली थी, और उसमें एक बयान भी आरती राव का सामने आया था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कह दिया था कि हम भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। उसके बाद सिलसिलेवार एक मीटिंगों का दौर भी शुरू हुआ था जिसमें राव इंद्रजीत अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, और आखिरकार इस पूरे एपिसोड का अंत नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी ने किया था जब वो आरती राव और राव इंद्रजीत के निवास स्थान पर चंडीगढ़ में जो है डिनर के लिए पहुंच गए थे। उसके बाद इस डिनर डिप्लोमेसी का अंत हुआ था। एक सीरीज तो मुझे लगता है कि या तो नाराजगी एक बार फिर से इंद्रजीत परिवार में, उसमें आरती राव और राव इंद्रजीत को आप रख सकते हैं दोनों साथ, या जो लिस्ट भेजी जा रही थी राव इंद्रजीत की तरफ से, आरती राव की तरफ से, उनके इलाके में, रेवाड़ी के इलाके में, वहाँ पर जो है डेप्यूटी कमिश्नर उनके काम को अंजाम नहीं दे रहे थे, सरकार उनकी मांगों का व्यवहार नहीं कर रही थी। इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो सामने आए थे, यही नाराजगी की वजह इस वक्त बनी थी। और अब भी मुझे लगता है कि या तो इनके काम जो है आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं राव इंद्रजीत परिवार से, एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह जो केंद्रीय कैबिनेट में जिन शब्दों की बात कर रही है, यहाँ की हिस्सेदारी काफी ज्यादा हो गया, तो कुछ ऐसे राज्य यहाँ पर चुनाव सामने आ गए, तो ऐसे में उसको लेकर एक नए तरीके से केंद्रीय कैबिनेट का पुनर्गठन करने का कारण है। मुझे लगता है कि हरियाणा के 1 या 2 मंत्रियों को न्यूनतम जो है 1 से 2 मंत्रियों को ड्रॉप किया ही जो होगा, तो ऐसे में
ये भी कुछ परसेंटेज संभावना इस बात की हो सकती है कि रावी इंद्रजीत को कहीं ड्रॉप करने की योजना न हो। अगर रावी इंद्रजीत को ड्रॉप करने की योजना जो है केंद्रीय कैबिनेट में मोदी सरकार तो दक्षिण वहाँ की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो मतलब मल्टीपल साइमल्टेनियस फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है मुझे लगता है कि नाराजगी की वजह तो है, वरना मुनस्लाल खट्टर के साथ जो केमिस्ट्री की रावी इंद्रजीत की बहुत अच्छी रही थी। और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लेकर एक और बात मैं रखना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है रावी इंद्रजीत को आप जो है नाराज हो सकते हैं, आप इनको खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन रावी इंद्रजीत को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। ये रावी इंद्रजीत का अपना वजूद है। और एक और एपिसोड जो सामने आया था कुलदीप बिश्नोई का, मैं जिक्र करूँ, कुलदीप बिश्नोई काफी ज्यादा नाराज भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी जाकर एक बार फिर से कुछ इल्जाम करने को मजबूर हो नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि देखो इस तरह इंसान को रह रहकर काफी HIM जो हम की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, यहाँ नाराज से नेता हो सकता है, लेकिन वो नाराजगी ज्यादा दिनों तक बीजेपी के नेता रहने नहीं देते हैं, बरकरार नहीं रहती है और आखिरकार किसी न किसी एपिसोड को काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कि अगर नाराजगी है तो उसका अंत करने में कहीं ज्यादा देर नहीं हुआ। अब बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पानी एक चुनौती ज़रूर बन गया है। अब पानी तभी बचेगा जब खेती बदलेगी। बहरहाल इस बीच सवाल कई खड़े हो रहे हैं, चर्चा ये लगातार जारी रहेगी। बहरहाल वक्त की कमी है, इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हरियाणा की राजनीति खेती और पानी के संकट से ऊपर उठ पाएगी, और क्या सरकार, वैज्ञानिक और किसान मिलकर खेती का भविष्य बदल पाएंगे, या फिर बड़े मंचों पर भी राजनीतिक संदेश ही असली चर्चा बनते रहेंगे। इसी सवाल के साथ आज की बड़ी बहस में बस इतना ही। नमस्कार।